हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के खत्म होते होते आप कम से कम ये सीख जाएंगे कि किस तरह से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर बनने का सपना अपनी आंखों में पाला है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको अभी तक भी सफलता नहीं मिली है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। अगर आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी आएगी और मैं उन वैकेंसी को किस तरह से भुना सकता हूं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जो स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत रहे। कई स्टूडेंट जो कि 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कई सारे एग्जाम्स में लगातार असफलता देखी है और वो आने वाले एग्जाम से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहाँ हम उनको देखेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से आपने जो गलतियाँ की है या फिर वो कौन कौन से रास्ते आपके लिए हैं जिन पर चलकर आप डेफिनेटली अपनी सक्सेस को भुना सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए ताकि वो अपने उस रास्ते पे चलते हुए सफलता को हासिल कर सके। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जस्ट पास आउट है, इसका मतलब फ्रेशर स्टूडेंट है, उनके सामने चुनौतियाँ और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अगर 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, उस स्टूडेंट को उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा सबसे पहली बार, क्योंकि डेफिनेटली जो स्टूडेंट 2 साल से या 3 साल से तैयारी कर रहा है आपसे कुछ हद तक तो आगे हैं। दूसरा सबसे बड़ा उनके सामने जो रुकावट आएगी वो ये आएगी कि जैसे ही पास आउट होते हैं तो तैयारी कहाँ से शुरू करें। क्या तैयारी आसपास के किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं? पहला सवाल उनका होगा। क्या तैयारी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से कर सकता हूं? दूसरा सवाल उनका ये होगा। क्या तैयारी में सेल्फ कर सकता हूं? तीसरा सवाल ऐसा होगा। और ऐसे उनके कई सारे दर्जनों सवाल होंगे जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं या तो उनको एक अच्छा मुकाम हासिल कराएंगे या फिर कहीं ना कहीं उनका समय व्यतीत करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। ना पैसे की बात है, ना मुकाम की बात है यहाँ पे समय की, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपके लिए इतने ज़्यादा क्रूशियल है, आने वाले 6 महीने आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन 6 महीनों में आप डेफिनेटली अपना सपना जो है उसको पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में, वो सारी की सारी वैकेंसी इसी साल के अंत तक यानी दिसंबर 2023 तक लगभग खत्म हो चुकी होगी या फिर लगभग उनको सबका नोटिफिकेशन आ चुका होगा, जिनमें कई सारे नाम मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। कुछ नाम आपको बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे, वहीं कुछ नाम जैसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा डीडीए जेई से, फिर मैं शुरुआत करना चाहूंगा एसएससी जेई, फिर मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजस्थान जेई जिसको बोलते हैं आरएसएम एसएसबी जेई, और सबका ड्रीम और सबकी चहेती नौकरी जिसको हम बोलते हैं आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर आरपीएससी, यही जहां पे जोनटेक ने बहुत गजब का, बहुत कमाल का रिजल्ट पिछली बार भी दिया था और पिछले 2 या 3 महीने से लगातार बेचे चल रहे हैं जोनटेक के असिस्टेंट इंजीनियर के। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप किस तरह से अभी से अपनी एक स्ट्रेटजी अपना के इन सभी एग्जाम को 1 बाय 1 या 1 बाय 1 आप क्लियर कर सकते हैं। लेट सपोज अगर डीडीए नहीं होता है तो फिर क्या, एसएससी जेई नहीं होता है तो फिर क्या, राजस्थान जेई नहीं होता है तो क्या, आरपीएससी जेई, यानी चारों में से कोई भी मंजिल आपको मिले, बस मंजिल मिलनी चाहिए। जी हाँ, ये वीडियो डिस्कशन यहाँ पे है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, कई सारे सवाल होंगे, कई सारे जवाब होंगे। डेफिनेटली मैं अकेला इस सेशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपके सामने स्वागत करता हूँ हरिओम सर का। प्लीज सर, वेलकम, आप सेशन को शुरू करें। थैंक यू सर। देखिए बच्चे, सर ने यहाँ पर जो वीडियो का डिस्कशन है उसको ब्रीफ कर दिया है। जनरली हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इन तीनों एग्जाम्स के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड कंपैरिजन को। यहाँ हम देखेंगे आरपीएससी जेई, राजस्थान जेई और एसएससी जेई का एक कॉमन पैटर्न क्या होता है, किस तरह से उसको हम डील करें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो इंश्योर हो सके। तो यहाँ पर मैं और राम सर कुछ की पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो में हम जिनको डिस्कस करने वाले हैं, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं, फिर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे आपके साथ में। एक्चुअली ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है सर, लेकिन जो न्यू कमर आएगा उसको पहले इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एग्जाम्स के रिगार्डिंग। जो एग्जाम वो फाइट करना चाहता है तो पहले उसको ओवरऑल डिटेल पता होनी चाहिए कि अगर वो एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो क्या वो उस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ और किन्हीं 2 या 3 या 4 एग्जाम्स को और क्रैक कर सकता है, या उसके लिए अलग से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरह का यहाँ डिस्कशन रहने वाला है, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा। तो एक बार हम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या है इन एग्जाम्स की। नेक्स्ट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी है कि किस तरह से एग्जाम जो आती है या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है, एसएससी जेई का फ्रीक्वेंटली आता है, जैसे आरपीएससी एई में टाइम लगता है, तो उस तरह की फ्रीक्वेंसी पे हम डिस्कस करेंगे।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको जनरली डिस्कस करते रहे हैं जिससे कि बच्चा अपने माइंड का सेटअप चेंज कर ले या माइंड को अपने आप को मेकअप कर ले सर। जी। यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, दैट्स आफ्टर एग्जाम लेवल, जॉब प्रोफाइल, कैरियर ग्रोथ एंड जॉब लोकेशन। जी। ये सारे हमारे आज के की पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग अथॉरिटी के बारे में। जी सर। जी सर। देखिए बेटा, अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ एग्जाम जो लिखे हुए हैं आपके, जैसे अगर बात करें यहाँ पे हम सबसे पहले RSM SSB JEE, RSM SSB JEE यानी जूनियर इंजीनियर की जितनी भी वैकेंसी राजस्थान में होती है वो सारी की सारी कंडक्ट होती है राजस्थान बोर्ड से, राजस्थान कर्मचारी आयोग से, जिसको कहते हैं RSM SSB JEE। आप सब लोग इससे भली भांति परिचित है, इस बोर्ड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। वहीं अगर बात करें दूसरा जो SSC JEE, तो SSC JEE जो है वो कर्मचारी चयन आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आगे डिटेल में बात करेंगे, जो पॉइंट जहां जैसे डिस्कस होता है उसको डिस्कस करते करते अपन आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर बात करें RPSC AE, तो RPSC AE का जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और ये तीनों एग्जाम हैं जिनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इसके इर्द गिर्द जो भी एग्जाम, जैसे DDA JEE है तो दिल्ली अथॉरिटी कराएगा, RRB वाला एग्जाम है तो रेलवे बोर्ड कराता है, तो जितने भी इस तरह के एग्जाम है सर वो सारे के सारे ये बोर्ड कंडक्ट कराते हैं। और सर अगर बात की जाए तो इन सब बोर्ड में यहाँ पे लिखने का औचित्य क्या है कि बच्चों को सबको पता है, तो लिखने का औचित्य ये है कि जब SSC एग्जाम करवाएगा अपना तो कहीं ना कहीं वो ये देखेगा कि मैं कौन से एग्जाम्स का कहीं से रेफरेंस लूं। जैसे अगर बात करें राजस्थान JEE की, तो राजस्थान JEE में सर जब बच्चा आता है कि मैं कौन सी बुक लगाऊं या कौन सी बुक से सवाल सोल्व करूं, तो उनको सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप ये बुक करो लेकिन इसके साथ साथ SSC JEE के PYQ भी लगाओ। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बात की जाए किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बेस को लेके चलेगा कि हाँ कम से कम ये पैटर्न तो फॉलो करना ही करना है, और वो पैटर्न होता है SSC JEE। राजस्थान में जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं या फिर इंडिया लेवल में जितने भी JEE के एग्जाम हैं, वो सभी एग्जाम लगभग कहीं ना कहीं बात करें तो SSC JEE के पैटर्न को फॉलो करता है। यानी ये बोर्ड ऐसा है जो डेफिनेटली आपके फ्रूटफुल है। ऐसे अगर बात की जाए सर, जैसे जितने भी इंडिया में PSCs है, जैसे अगर BPSC बात कर लें, UPPSC बात कर लें, MPPSC बात कर लें, जितनी भी PSC, अगर मान लीजिए आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप BPSC का AE का पेपर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा आपको एक ऐसी बुक चाहिए, ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको एक बेस प्रोवाइड कराए, जो ये कहे कि हाँ इस बुक के रेफरेंस के तौर पे मैं अपनी तैयारी को शुरू करूंगा। तो डेफिनेटली वो बुक रहती है आपकी RPSC AE। तो RPSC AE की जोनटेक की बुक जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बिल्कुल बेस की तरह काम करती है कि जहां पे आपके बेसिक लेवल से टॉप लेवल के सारे सवाल सोल्व होते हैं सर। बिल्कुल सर। एक्चुअली इसमें जब ये बुक हमने फॉर्म की थी तो इसमें एक चीज नोटिस किया था कि जितने भी PSCs एग्जाम कंडक्ट करवाती है असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का, तो सबका जो पैटर्न है और जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन सा पैटर्न है। तो अगर आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करते हैं और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से आप जितने भी PSCs के जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट बुक है, जैसा कि सर ने बताया, जॉनटेक की बुक बहुत ही बेटर है और उसमें सारे ही PSC से रिलेटेड जितने भी जो PYQs हैं वो उसमें कवर हुए हैं। सर BPSC, UPPSC, MPSC, जितने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी PSC सबके क्वेश्चंस उसमें प्रीवियस ईयर के इंक्लूड है सर। यस बिल्कुल जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों का, और इस वीडियो में कमेंट में भी आएगा कि सर ये एग्जाम की वैकेंसी कब आ रही है। सवाल इस तरह से आता होगा सर आपके पास कि सर वैकेंसी कब आएगी। हाँ, तो ये सवाल जो है वैकेंसी कब आएगी वो यही है कि सर फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे अगर बात करें सर कि किस तरह से वैकेंसी रहती है, देखिए बात कर लेते हैं। अगर SSC JEE की बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो SSC JEE आपका एक ऐसा एग्जाम है जो लगभग हर साल आता है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको ये आपका ईयरली एग्जाम है जो हर साल आपको देखने को मिलेगा। इसका फिक्स है कि अगर बात करें जैसे कि दिसंबर में अगर लेट सपोज आपका प्रीलिम्स होता है, तो जो आपका नेक्स्ट मार्च या फिर क्या बोलते हैं मार्च या फिर फेब या मार्च के अंदर आपका मेंस करा दिया जाएगा। उसके बाद 3-4 महीने बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है। यानी SSC JEE हर साल होता है। जो बच्चा SSC JEE 2022 नहीं दे पाया तो उसके लिए 23 का ऑप्शन है, जो 23 नहीं दे पाया उसके लिए 24 का ऑप्शन है, जो 24 नहीं दे पाया 25 का ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक ही ऑप्शन में फिट हो जाए, इस तरह से आगे अपने आप को एक्सटेंड ना करें। तो SSC JEE के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि बच्चे जो है वो लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, उनके पास एक लगातार टारगेट होता है। लेकिन इस एग्जाम्स के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं, खासतौर पे जो भी बच्चा है या फिर कोई भी है तो उसकी एक मेंटेलिटी होती है कि मैं अपना जीवन जो है घर के आसपास ही व्यतीत कर लूं,
या फिर मुझे पावर भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, उसके साथ साथ घर भी मिल जाए। तो बिल्कुल। वो सपना सर यहाँ पे एसएससी जेईई में पूरा होना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुश्किल है कि कुछ समय के लिए आप घर पे रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपकी पोस्टिंग बाहर आएगी तो आपको ट्रांसफर बाहर जाना ही पड़ेगा, यानी अपना होम स्टेट छोड़कर आपको बाहर जाना पड़ेगा, होम डिस्ट्रिक्ट छोड़कर आपको बाहर जाना पड़ेगा। ऑल इंडिया जॉब ऑल इंडिया जॉब है, बिल्कुल सर, सही कहा आपने। तो इस चीज को पूरी करने के लिए आपके पास आता है आरएसएसबी जेईई, जिसको बोलते हैं आरएसएम एसएसबी जेईई। अगर एसएससी जेईई की बात की तो सेम पैटर्न जो एसएससी जेईई का है कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक रहता है, ऐसा ही सेम पैटर्न आरएसएसबी जेईई का टेक्निकल प्लस नॉन टेक है। इसको डिटेल में अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि लेवल दोनों का सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि राजस्थान जो आपका कर्मचारी बोर्ड जो एग्जाम कराता है आरएसएसबी जेईई, वो राजस्थान की वैकेंसी है, आपको आजीवन सिर्फ राजस्थान में ही अपनी सर्विस देनी है, जबकि एसएससी जेईई आपको ऑल ओवर इंडिया में सर्विस देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं घर में रहूं, घर में रह के जॉब करूं, घर में रह के मैं पावर पैसा सब इकट्ठा करूं, या घर में रह के मैं देश की सेवा करूं, अपने राजस्थान की सेवा करूं, माँ बाप की सेवा करूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आरएसएसबी जेईई। और अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को अपग्रेड भी करूं मैं, अपने आप को इंप्रूव भी करूं मैं, तो इससे एक स्टेप ऊपर आता है सर आपका आरपीएससी एई, जो कि आपका राजस्थान जो एग्जाम है इंजीनियर्स के लिए राजस्थान में, वो सबसे टॉप का एग्जाम अगर कोई है तो वो आरपीएससी एई है, और इससे जस्ट नीचे आपका आरएसएसबी जेईई है। यानी ये एग्जाम के बारे में आप भली बात जानते हैं। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की सर, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आरएसएसबी जेईई हर लगभग 2 साल में आपका एक बार एग्जाम आ जाता है ये। तो यहाँ पे पिछली बार अगर बात करें तो 2020 में आया था, फिर 22 में आया था, उसके बाद अब दोबारा 23 में आ रहा है ये, या 24 में आएगा, 23 में आ रहा है, 23 में आ जाएगा, 24 में एग्जाम इसका। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो हर 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल में एग्जाम हो जाता है सर। बिल्कुल। वहीं अगर बात करें सर आरपीएससी एई की, तो आरपीएससी एई के लिए बात की जाए तो इसके लिए कहा जाता है कि ये पंचवर्षीय योजना है, लेकिन डेफिनेटली पंचवर्षीय योजना इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर पूरी ज्वाइनिंग और सब कुछ होने के बाद की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 साल प्लस होती है हमेशा। 3 साल से पहले कोई वैकेंसी आती नहीं है और 5 साल के बाद कोई वैकेंसी जाती नहीं है, तो 3 to 5 ईयर्स के बीच में रहता है। तो यहाँ पे आरपीएससी एई की फ्रीक्वेंसी सर ये रहती है। देखो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि 3 से 5 साल एक वैकेंसी का वेट करना और उस लेवल तक आपको तैयारी करना, क्योंकि इस एग्जाम के लिए हर बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है। यहाँ पर देखो क्या है कि एसएससी जेईई मतलब ईयरली एग्जाम है, आप हर साल इसको देंगे। इसी तरीके से जो राजस्थान जेईई का जो पेपर है वो भी आप हर 2 साल में एक बार आपको चांस मिलेगा। लेकिन आरपीएससी एई का जो पेपर है आपको 3 से 5 साल में पूरा होगा। एक्चुअली ये पूरी प्रोसेस में जैसे आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है और ज्वाइनिंग लेटर आपके जैसे हाथ में आएगा, उसमें आपके 3 से 5 साल लग जाते हैं और उसके बाद में वैकेंसी आती है। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं इतने टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। तो ये इनके फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग आपके तक इन्फॉर्मेशन थी हमारी। बाकी सर आप एक बार इसको और ब्रीफ। सर यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आरपीएससी एई एक गोल्डन है, गोल्डन चांस है सर। क्यों? लेट सपोज आप समझिए अभी जस्ट आपने अगर मान लीजिए कॉलेज से पास आउट हुए, पास आउट होने के बाद सबसे बड़ी चीज तो आप अपने आप को इतना लकी मानिए कि कॉलेज से पास आउट होते आपको आरपीएससी एई की वैकेंसी मिल गई। क्योंकि 5 साल में अगर वैकेंसी एक बार आती है, इसका मतलब ये है कि एक बच्चा सही समय, जो बच्चा इस वक्त एडमिशन ले रहा होगा उसको आगे जाके वैकेंसी मिलेगी। यानी आपकी इस वैकेंसी, आपकी बीटेक कंप्लीट हो और वैकेंसी है, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है कि आप 25% चांस है या 25% लोग ऐसे हैं जिनको इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा जस्ट पास आउट होता ही। बिल्कुल। जब सर बच्चा पास आउट होता है तो मेरे हिसाब से उसकी एज क्या होती होगी? 20, 21, 22 साल। अगर आप सोच के देखिए सर, आप बताइए मुझे, अगर बच्चा 22 साल की उम्र में आरपीएससी एई यानी 22 साल की उम्र में अगर असिस्टेंट इंजीनियर लगता है, तो आपको लगता है उसको और कुछ करने की नीड है लाइफ में? देखो, अगर आप 22 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं, तो उसके बाद में आपका जो जॉब जो स्पान है वो बहुत लंबा बचता है। बिल्कुल सर। 23 साल से लेके आपकी 60 ईयर्स तक का जो जॉब स्पान है उसमें आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, देन आप यहाँ पर एसी की पोस्ट पर जा सकते हैं। उसके बाद में आपके प्रमोशन होते रहते हैं, आपका कैडर बदलता रहता है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आपको एक बार फिर से 3 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो ये, और जब ये जिस ईयर में आरपीएससी अपना ये वैकेंसी अनाउंस करती है तो उस ईयर को हम गोल्डन ईयर बोलते हैं। गोल्डन ईयर, हाँ, क्योंकि वो उसको आने में लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो इसीलिए उसको गोल्डन ईयर बोला जाता है। और डेफिनेटली 2023 और 24 ये गोल्डन ईयर रहने वाला है। देखो, ये वैकेंसी आने में टाइम लगता है तो इसके अनाउंसमेंट में भी टाइम लगेगा। आपको
1 साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये अनाउंसमेंट आपको होते हुए या सुनाई देते रहेंगे कि आरपीएससी की वैकेंसी आएगी, तो बिल्कुल डेफिनेटली इस साल के अंत तक ये वैकेंसी डेफिनेटली यहाँ पर नोटिफाई हो जाएंगी। और ये अनाउंसमेंट करने का एक कोई अलग औचित्य नहीं है, इसका औचित्य ये होता है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एक बड़ा गेम है माय डियर। जैसे अभी मैं देखूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार कांटेक्ट में हैं, एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो चलो ठीक है, लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, तो आप मुझे बताइए कि आप उन स्टूडेंट को कैसे कॉम्पीट कर पाओगे भाई, जो ऑलरेडी 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और वो तो चलो उनको कॉम्पीट कर भी दिया, तो आप उन स्टूडेंट को कैसे कॉम्पीट करोगे जो कि पिछली वैकेंसी में 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए थे, और पिछली वैकेंसी यानी 2018 से अब तक आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप उन स्टूडेंट को कॉम्पीट कर कैसे पाओगे जो एनआईटी से है, लगातार 2 साल तैयारी कर रहा है, जो आईआईटी से है, लगातार 2 साल तैयारी कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करें, तो कम से कम आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाउ टू कॉम्पीट दैट एग्जामिनेशन। उस एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनके कंपटीशन में आप किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करें, और इन्वॉल्वमेंट का सबसे बेस्ट तरीका अगर सर मुझे लगता है तो वो है समय पे तैयारी शुरू करना। बिल्कुल, अगर आपने अपनी तैयारी समय पे शुरू की है तो डेफिनेटली आप आरपीएससी बनेंगे। ये डिस्कशन जहां पे मैं स्लाइड पे इतना रुका हूं, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के रुका हूं जो नए स्टूडेंट है, पुराने आप जिस तल्लीनता से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए माय डियर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि कंपटीशन किस तरह का है। जी देखो यहाँ पर आरपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाती है तो यहाँ डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ही डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउ नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब आपकी बीटेक होल्डिंग डिग्री होनी चाहिए। आपके पास या तो बीटेक की डिग्री हो या बीई की डिग्री हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप क्लियरली अपने जो कॉलेज है उससे पास आउट हो। इसका मतलब यहाँ पर कहने वाली बात जो है कि आपके पास बीटेक होना चाहिए। हाँ, ये फिर बीटेक में परसुइंग है, जो स्टूडेंट अभी 7th सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट इसमें अलाउ। अगर मान लीजिए जैसे वैकेंसी भी आने वाली है, तो वैकेंसी जैसे आएगी तो साफ लिखा होगा कि जो भी फाइनल ईयर में जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये जो एग्जाम है थोड़ा सा लंबा जाता है, थोड़ा इसमें डिले होता है। तो जब आपका मेंस एग्जाम लिखेंगे उससे पहले आपकी डिग्री आ चुकी होती है, तो डेफिनेटली वो आपको मौका देते हैं कि हाँ अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट तो इस एग्जाम को दे सकता है। तो जैसा सर ने बताया आरपीएससी में सिर्फ केवल कौन अलाउ है? बीटेक वाले अलाउ है। सर्टेन डेडलाइन पे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब बिल्कुल सर। जो भी वो डिसाइड करते हैं कि मेन से पहले है या आपका जब आप डीवी कराते हो उससे पहले, मतलब एक सर्टेन डेडलाइन होगी, उस तक आपकी बीटेक की डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इस बात को समझो। यहाँ पर ये राजस्थान जेईई में बीटेक और डिप्लोमा यहाँ पर सर दोनों के लिए अलग पेपर कंडक्ट किया जाता है। वहीं एसएससी में एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता है डिग्री और डिप्लोमा के लिए। तो कंपटीशन यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक ही पेपर में दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और दोनों ही फाइट कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलरली क्या होगा राजस्थान जेईई में कि आपका डिप्लोमा का पेपर अलग है और डिग्री का पेपर अलग है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ पर कम रह जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन कम रहता है। उसके साथ साथ बीटेक वालों को जो है, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक करा, उनको एक डबल चांस मिलता है। यानी अगर मैं ऐसे स्टूडेंट की बात करता हूँ, कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं कि एक स्टूडेंट जिसने डिप्लोमा किया है फिर बीटेक किया है, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? वो तीनों एग्जाम बैठ सकता है। वो बीटेक के बेस पे आरपीएससी में बैठ सकता है, एक अपॉर्चुनिटी। बीटेक के बेस पे वो राजस्थान जेईई का जो एग्जाम है आपका, बीटेक के बेस पे राजस्थान जेईई वाला जो एग्जाम है बीटेक के बेस पे, इस एग्जाम में अलग से पेपर में बैठ सकता है। डिप्लोमा के बेस पे राजस्थान जेईई के अलग से पेपर में बैठ सकता है वो। वही अगर बात करें सर, तो डिप्लोमा या बीटेक के बेस पे एसएससी जेईई में बैठ सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा प्लस बीटेक है उनके लिए वैकेंसी 3 नहीं है, उनके लिए मौके 4 है यहाँ पे टोटल। और वहीं अगर डिप्लोमा की बात की है तो देखो माय डियर, तुम्हारे लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन हाँ ये है कि तुम्हारे लिए संघर्ष के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि कुछ पोस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए ही है जहां पर बीटेक वाले नहीं बैठ सकते हैं। तो उस केस में अगर बात करें तो जैसे आरएसएम एसएससी जेईई में डिप्लोमा वाले बैठ सकते हैं आराम से, और एसएससी जेईई में डिप्लोमा वाले बैठ सकते हैं सर। बिल्कुल जी। और देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा होल्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब एक्वायर नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बस बात रह जाती है आपकी कंसिस्टेंसी की और मेहनत की। तो जो जितना जैसे मेहनत करता है उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर बात आई कि यहाँ केवल बीटेक अलाउ है। यहाँ आपके सेपरेट पेपर होंगे बीटेक एज वेल एज डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और यहाँ पर एक कंबाइंड पेपर होगा बीटेक एज वेल एज डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। जी ठीक है। यहाँ पर सर एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो आरपीएससी जेईई की वैकेंसी है ये आपकी सिविल, उसके साथ मैकेनिकल और उसके साथ इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच के लिए आएगी। क्योंकि बच्चे सर कमेंट में पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी नहीं है क्या, या मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी नहीं है क्या, तीनों ब्रांच के लिए होगी।
वहीं अगर बात करें आरएसएम एसएसबी वाली वैकेंसी, तो ये वैकेंसी अभी तक जितना मुझे पता है सिविल के लिए वैकेंसी है और उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी कुछ पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस है पूरे आने के। वहीं अगर मैकेनिक इसकी एसएससी की बात करें तो एसएससी में आपका सिविल एज वेल एज मैकेनिकल और सर एज वेल एज इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच जो है आपके यहाँ पर एलिजिबल है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी तो सर खूब है, बस भुनाने का आपको जज्बा होना चाहिए। देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम इनके पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, इनके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न और सिलेबस से जो कॉमन थिंग्स हो सकती हैं, पैटर्न और सिलेबस से जो कॉमन थिंग्स हो सकती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एग्जाम करना, उसको चेक करना कि किस तरह से जो कॉमन थिंग्स है उनको यूज कर सकें और ओवरऑल हमारे रिजल्ट्स को हम बेटर बना सकें। देखिए यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो है एग्जाम पैटर्न। हालांकि यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं कि आरपीएससी एई का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और राजस्थान जेई का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ये जितने भी वीडियो बना दिए बिल्कुल इंडिविजुअल डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट फिर भी सर एक बार इनको एक साथ डिस्कस किया जाए तो ज्यादा बेटर है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो एग्जाम पैटर्न से आप ये भी समझ लीजिएगा कि आपको इस साल तीनों में से किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है या तीनों एग्जाम को क्रैक करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, यहाँ पर आपको दो कैटेगरी मिलेगी, एक मिलेगी आपकी सिविल इंजीनियरिंग और एक मिलेगी आपकी नॉन टेक, या फिर आपकी सिविल के साथ साथ हम तीनों ब्रांच को लेकर चलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें राजस्थान जेई की तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सिविल की वैकेंसी होगी, मैकेनिकल की वैकेंसी होगी और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी होगी। उसके साथ साथ अगर बात की जाए सर यहाँ पे तो आपका एक सेक्शन रहेगा नॉन टेक सेक्शन। एसएससी जेई की अगर बात की जाए बेटा जी तो यहाँ पे आपके पास रहेगी सिविल की वैकेंसी रहेगी, मैकेनिकल की वैकेंसी रहेगी और आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी रहेगी। और अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक रहेगा क्या, नॉन टेक का सेक्शन। ये एक एग्जाम पैटर्न है मोटे मोटे तौर पे। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में अगर जाते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉमन चीज फाइंड आउट करते हैं पहले। ये जो कॉमन चीज है यानी कि जो टेक्निकल है वो आपका सब में सेम रहेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो टेक्निकल सेक्शन जो है वो हर एग्जाम में सेम रहेगा। टेक्निकल सेक्शन आपका हर एग्जाम में सेम रहेगा, सिर्फ केवल और केवल प्रैक्टिस और जो कॉन्सेप्ट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है उनकी वैल्यू बदलेगी। अगर बात करें एसएससी जेई में तो कॉन्सेप्ट का गेम नहीं है माय डियर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है सर। वहीं अगर बात करें आरएसएसबी जेई तो आरएसएसबी जेई आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ी स्पीड का गेम है। और अगर बात करें आरपीएससी एई तो डेफिनेटली ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट का गेम है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट आप प्रीलिम्स तो निकाल सकते हैं तो मेंस नहीं निकाल पाएंगे। और मैंने तो कई स्टूडेंट को देखा है जो प्रीलिम्स में ही रह जाते हैं और प्रीलिम्स रहने के बाद सिर्फ एक ही चीज होती है कि पिछले 5 साल का इंतजार खत्म, आगे आने वाले 5 साल का इंतजार शुरू, और उसके बाद लगता नहीं कि आप वैकेंसी वापस उस अक्वायर भी कर पाएंगे उस वैकेंसी को। अगर बात करें सर नॉन टेक की तो एसएससी जेई का जो नॉन टेक है, एसएससी जेई के नॉन टेक में आपके पास यहाँ पे इंडिया का रहेगा सारा सब कुछ, इंडिया जीके आती है यहाँ पे, और इंडिया जीके के साथ साथ आपके पास यहाँ पे रीजनिंग आती है, केवल और केवल क्या आती है सर, रीजनिंग वाला सेक्शन आता है पूरा। अगर राजस्थान जेई की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ नॉन टेक के नाम पे एक पोर्शन है, वो है आपका क्या, इंडिया जीके, केवल यहाँ पे इंडिया सॉरी यहाँ पे राजस्थान जीके, राजस्थान का हाँ टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा सर राजस्थान जीके। वहीं अगर बात करें आरपीएससी एई में तो आरपीएससी एई में जो है आपका रहेगा यहाँ पे अगेन वही राजस्थान जीके। मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, अभी मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रीलिम्स में आपके पास ये रहता है कि आपको सिर्फ ये चीजें करके एग्जाम निकाल सकते हैं। अब जो स्टूडेंट प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस 2023 के अंत तक पहुंचते पहुंचते या तो इन सभी एग्जाम को क्रैक कर लें या इनमें से कम किसी एग्जाम में तो क्रैक कर लें। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि सर देखिए अगर बात करें एसएससी जेई का तो एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो मेरे हिसाब से सितंबर में डिजाइन है, सितंबर अक्टूबर के अंदर बोला हुआ है, तो सितंबर अक्टूबर में एसएससी जेई हो जाएगा। उसके बाद आरएसएसबी जेई जो है सर वो जनवरी में आने वाला है, इसका कैलेंडर आ चुका है। और आरपीसी एई मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आरपीसी एई भी आपका जैन फेब के आसपास आरपीसी एई भी आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, केवल और केवल क्या बात कर रहा हूं प्रीलिम्स, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स आपका जो जैन फेब है उसमें हो जाएगा। यानी अब अगर कोई स्टूडेंट आज से अपनी तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले उसके रास्ते में आता है एसएससी जेई। अगर आप एसएससी जेई देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वही टेक्निकल पढ़ेंगे जो आप आरएसएसबी जेई में पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सर बच्चा अगर टेक्निकल की तैयारी, मान लीजिए यहाँ से आपने टेक्निकल तैयारी एक बार कर ली है, मान लीजिए आपने यहाँ से कोर्स को रिवीजन किया, एक बार आपकी तैयारी हो गई, तो जब आप आरएसएसबी जेई में जाएंगे तो आपकी तैयारी कितनी बार हो जाएगी, इसकी 2 बार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन डबल, आपकी तैयारी डबल। और जब आप आरपीएससी के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी कितनी होगी, 3 टाइम्स। तो डेफिनेटली आपने
आज से तैयारी शुरू करके आरपीसी एई तक आपका टेक्निकल 3 बार हो चुका है। वहीं अगर बात करें एसएससी जेई के नॉन टेक की, इंडिया जीके सिंपल से आती है, वही इंडिया जीके का कुछ पोर्शन आपका कहाँ काम आएगा बेटा जी, वो काम आएगा आपका आरपीएससी एई में। और वहीं अगर बात करें तो एसएससी जेई की जो रीजनिंग है वो बहुत ईजी आती है सर, उसमें बच्चा आराम से 15 दिन प्रैक्टिस करके 40+ नंबर इजीली ले आता है, तो बहुत ईजी आती है, खासतौर पे इंजीनियर्स की रीजनिंग तो वैसे भी अच्छी होती है। अगर राजस्थान जेई की बात करें तो राजस्थान जेई में राजस्थान जीके वही आएगी जो राजस्थान जेके आपकी आरपीएससी एई में। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा एसएससी जेई और आरएसएसबी जेई की तैयारी करना शुरू करता है तो आरपीएससी एई की तैयारी तो उसकी ऑटोमेटिक हो गई है, ऑटोमेटिक। और जब राजस्थान जेई की तैयारी शुरू कर लेगा तो उसके बाद आरपीएससी एई में क्या करना है, उसको सिर्फ जो हम कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ा रहे हैं या जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे उनको सिर्फ ब्रीफ करना है। यानी यहाँ पे अब इस जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो कंसेप्ट उसको उल्टा समझिए। क्या अगर मैं एसएससी जेई की तैयारी करूं तो अब मेरा आरपीएससी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा सर, क्योंकि कुछ चीजें एड ऑन होगी। क्या मैं आरएसएसबी जेई की तैयारी करूं तो मैं एसएससी जेई क्रैक कर सकता हूं? यस, चांसेस है, आपको इंडिया जी के अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो क्या मैं आरएसएसबी जेई के साथ आरपीएससी एई क्रैक कर सकता हूं? उसके भी चांसेस कम है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि एक ही एग्जाम की तैयारी के साथ आपके सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाए, और वो है आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे कि आप आरपीएससी एई की प्रिपरेशन अगर शुरू करते हैं तो इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम आपके नीचे कंडक्ट होते हैं, चाहे वो आरएसएसबी जेई मान लीजिए, चाहे वो एसएससी जेई मान लीजिए, या फिर इसके बाद अगर बात की जाए सर, जैसे डीडीए जेई भी एक एग्जाम आता है, आपको पता है, हाउसिंग बोर्ड डीडीए जेई मान लीजिए, ठीक है। या फिर अगर बात करें यहाँ पे तो हमारे राजस्थान में आएगा एक जेडीए है, तो जेडीए जेई मान लीजिए, या फिर हाँ यहाँ पे अगर बात करें तो एक हाउसिंग बोर्ड आएगा, तो हाउसिंग बोर्ड, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, मैं खुद लिख रहा हूँ आपके सामने, हाउसिंग बोर्ड एई आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए सर एक आरआरबी आने वाला है, तो आरआरबी एई और जेई, वहाँ पे एई को एससी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं। तो इतनी सारी वैकेंसी अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो अपना एफर्ट कुछ इस तरह से लगाइए कि एक ही एग्जाम से क्रैक होके बच्चा उसको इजीली क्लियर कर पाए। तो सर मेरे हिसाब से अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, सब चीजों की मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि ब्रीफ में आपने वीडियो बना दिया है, बिल्कुल, तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे ये पैटर्न मेरे हिसाब से फॉलो होना चाहिए। सर आप क्या बोलते हैं? सर बिल्कुल, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव सर ने पूरा ब्रीफ कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कॉमन है। दूसरा मैं इसमें एक बात ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आरपीएससी क्या है, एक 3 स्टेज प्रोग्राम है। तो आपको यहाँ पर प्री के साथ साथ जो प्री है उसके साथ साथ आपको मेंस लिखना है और उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट करना है, इंटरव्यू देना है। सर ने आपको प्री का पूरा ब्रीफ कर दिया है कि प्री में आप क्या पढ़ें जिससे आपकी सारी एग्जाम्स के कवर हो जाए। देखो आरपीएससी की जो प्रिपरेशन है उससे आपको एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपको अपने आप को मेंस के लिए तैयार करना है, और मेंस के लिए बच्चा ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता है। मेंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। आपको डेटा जो है एग्जैक्टली टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि आप जब डिज़ाइन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जब आप मेंस लिखेंगे तो डिज़ाइन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके टिप पे होनी चाहिए। अगर आपको डिज़ाइन डेटा याद है तो आपके लिए राजस्थान जेई और एसएससी जेई बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ डेटाबेस भी काफ़ी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि राजस्थान जेई और एसएससी जेई आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं प्री में जो आता है, क्योंकि एसएससी भी आपके क्या होता है, एसएससी भी प्री और मेंस होता है। और यहाँ राजस्थान जेई की बात की जाए तो केवल और केवल ये प्री है। तो अगर आप आरपीएससी के ओवरऑल तैयारी को फॉलो करते हैं तो आप राजस्थान जेई की जो एग्जाम है उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप आरपीएससी मेंस को भी अच्छे से पढ़ते हैं, आरपीएससी प्री पे फोकस कम करके, क्योंकि अगर आप आरपीएससी मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आरपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो नॉन टेक पोर्शन है उसको कवर करते चलिएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रीज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आरपीएससी एई का जो मेंस होगा वो कहीं ना कहीं आपको एसएससी जेई के मेंस में बहुत हेल्प करेगा। और देखो बच्चा क्या होता है कि एसएससी जेई का जो मेंस होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सर आरपीएससी के मेंस से टफ पड़ जाता है। बिल्कुल सर, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कम समय में, वो भी 2 घंटे में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एसएससी मेंस में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको सारी सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ पढ़ना होगा, उनके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, उनके डेटा आपके टिप पे होने चाहिए, और जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह जितनी भी हैं ये आपके बिल्कुल हैंड स्किल पे होनी चाहिए कि आपने पढ़ा और आपका हाथ अपने आप चलने लग गया। प्रैक्टिस, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर
अगर आप एक ही एग्जाम को टारगेट करके चलते हैं और उसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, अपने पूरे टाइम को अच्छे से भुनाते हैं, अपनी प्लानिंग के साथ स्टडी करते हैं, तो आप चाहे कोई सी भी एग्जाम कंडक्ट क्यों ना हो, आप सारी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे सर। तो क्या सर बच्चों के लिए आरपीसीआई के कोर्स? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जब देखो, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप जेई के लिए जा रहे हैं या ए के लिए जा रहे हैं, मुझे इस बात समझ में नहीं आती। मैं एक बात सोचता हूँ कि सर अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ना है, बिल्कुल, और मुझे कॉन्सेप्ट को आपको बाइफरकेट करके चलना है, बिल्कुल, कि आरपीसीआई में तो बहुत डीप में पढ़ना है हमको, थोड़ा एसएसजे में थोड़ा ऊपर से पढ़ना, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप ऊपर से डेफिनेशन पढ़ के निकल जाए। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर कुछ बच्चे होंगे कि जो सोच रहे होंगे मैं तो सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ आरपीसीआई की, तो बिना गाइडेंस पॉसिबल नहीं है बेटा। क्योंकि आप सोचिए सर, हमने सर इसके लिए बेस्ट एग्जांपल, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं अभी एसएससी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके, तो उनके में एक बात कई बार मतलब कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने पहला अटेम्प्ट अपनी सेल्फ स्टडी पे किया था कि मेंस हम सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्री के लिए भले ही सेल्फ स्टडी कर लीजिए, लेकिन मेंस के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके साथ सर यहाँ पे ये है कि जो बच्चा सोचता है कि मैं प्रीलिम्स निकाल पाऊंगा, वही सेल्फ स्टडी पे जाए बच्चा। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है या फिर मेरी तैयारी में कुछ कमी है, रह सकती है, तो समय की महत्ता को समझें। आप उस बाकी चीज़ों को, बाकी फैक्टर को नहीं देखें कि मैं घर से बाहर रहना पड़ेगा, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, एंजॉयमेंट करना बंद करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो बाद में जिंदगी अपना बंद करा देगी, क्योंकि यहाँ पे अपने आप बंद, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार आती है, सवाल ये कि अपॉर्चुनिटी 5 साल में एक बार आती है। आप ये समझो कि आरपीसीआई अगर 2023 में आ रहा है तो उसके बाद कब आएगा? अगले 5 साल बाद आएगा। 5 साल बाद तुम्हारी कंडीशन क्या होगी? 5 साल बाद तुम किस जगह स्टैंड करोगे? जब तुम आज इस मौके को नहीं भुना पा रहे तो इसकी क्या गारंटी है कि 5 साल बाद तुम इस मौके को भुना पाओगे? ये बहुत बड़े फैक्टर है। और मैं तो ये कहूंगा कि इन सब चीजों का डिसीजन आप केवल अपने लेवल पे ले, अपनी कंडीशंस पे ले। आप किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को देखना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करें या कहीं से भी कुछ करें, नहीं। अगर आपको किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, चाहे सर सेल्फ स्टडी में चाहिए तो भी हम लोग हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस में चाहिए तो भी हम लोग हैं, ऑनलाइन क्लासेस में चाहिए तो भी हम लोग हैं, किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए हम लोग हैं आपके पास। आप हमसे पूछ सकते हैं। बस हमारा टारगेट एक ही है कि ये मौका आपके ना चूके। बस इस बार मौके पे आपको चौका लगा देना है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना है, सिंपल सी बात है सर। मैं बिल्कुल 2 शब्दों में टूक बात ये है सर। हाँ जी, सर ने 2 टूक बात कह दी है, और सर ने एक पॉइंट और मेंशन किया था यहाँ पर, डाउट। तो देखो बच्चा, यहाँ पर जिस तरह का कंपटीशन है, आप कंपटीशन का माहौल देख रहे हो, तो स्कोप ऑफ डाउट नहीं रह जाता जी। अगर आपके दिमाग में कोई भी संशय चल रहा है कि सर मैं मेरा प्री क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये डाउट बिल्कुल मैटर मतलब करता ही नहीं है आपके लिए। स्कोप ऑफ डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरा होगा, मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, इट मीन्स कि आपका नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने पहले से ही मन बना लिया है। देखो एक फिलॉसफी है, मैं छोटा सा सर टाइम लूंगा, एक फिलॉसफी है कि ऊपर वाला आप जैसा चाहते हैं ना, आपके लिए बस वो तथास्तु बोलता है बस। अगर आपने कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मैं हर बार एग्जाम देता हूं नहीं होता है, तो वो बस इतना ही बोलता है तथास्तु नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट मतलब डिटर्मिनेशन उनका इतना स्ट्रांग होता है कि वो बोलते हैं मेरा सिलेक्शन होके रहेगा, तथास्तु उसका भी सिलेक्शन वहां पे होता है। तो आपके डिटर्मिनेशन की बात है, आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो कंफ्यूजन है ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। पहले अपने गोल को एक बार सेट कीजिए कि हमें इनमें से तैयारी किसकी करनी है, और हमारा ओपिनियन यहाँ पे जा रहा है सीधा सीधा कि आप एक अच्छी और बड़ी एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी सारी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर अपने आप बन जाती है। जी सर, जी बिल्कुल। अब यहाँ पर ये एग्जाम पैटर्न से एक बात क्लियर हो गई कि आपको किस तरह से एग्जाम देनी है। हर एक एग्जाम का हमने इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है बहुत डिटेल में, तो उसको जाके देखिए, आपको पर्टिकुलर एग्जाम की डिटेल पूरी मिलने वाली है। हम यहाँ पर इतना टाइम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, और नेक्स्ट जो पॉइंट्स रहेंगे उनको भी सर आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे। सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जितनी भी आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है वो सारी की सारी सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वो तो आपकी रहने वाली है, क्योंकि सिलेबस अगर बात की जाए किसी भी एग्जाम की, तो सर यहाँ पे सिलेबस केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड होगा। एक आपका रहेगा टेक्निकल सेक्शन और दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे नॉन टेक सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन में अगर बात की जाए तो जो भी आपका सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है आपका, वही यहाँ कवर करना है आपको।
उसी के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसी के नोट्स पढ़ने हैं, उसी का रिवीजन करना है, उसी की बुक्स पढ़नी है, उसी की टेस्ट सीरीज लगानी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, केवल और केवल। चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होता है, वो आपको बिल्डअप करते हुए आगे बढ़ना है, हमसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। वहीं अगर नॉन टेक की बात की जाए तो नॉन टेक में आपके पास दो मेजर पोर्शन है, जहाँ पे एक आपका राजस्थान की जीके है सर, और वहीं अगर बात करें तो एक आपकी इंडिया जीके है। इंडिया जीके जो है वो मेजर पोर्शन जो है आपका एसएससी जेईई में कवर होता है, लेकिन आरपीएससी एई में भी आपका जो पेपर है फर्स्ट जहाँ पे नॉन टेक होता है, वहाँ पे कुछ इंडिया जीके भी आपकी वहाँ पे काम आती है। वहीं राजस्थान जीके भी आपकी आरपीएससी एई में काम आती है, यानी आरपीएससी एई में आपके पास राजस्थान जीके इंडिया जीके दोनों आती है, जबकि आपका राजस्थान जेईई में केवल और केवल राजस्थान जीके आती है आपकी कितनी 40 मार्क्स की, और वहीं टेक्निकल आता है आपका कितना 80 मार्क्स का। जबकि अगर आरपीएससी एई के प्रीलिम्स की बात की जाए तो टेक्निकल आता है आपका यहाँ पे कितना 100, और जबकि अगर बात की जाए नॉन टेक की तो नॉन टेक आपका कितना आएगा यहाँ से, ये भी आपका आएगा दूसरा पेपर कितना 100 का, यानी यहाँ पे 100 के दो पेपर रहेंगे। वही अगर एसएससी जेईई की बात की जाए तो एसएससी जेईई में जो आपका टेक्निकल मिलेगा, टेक्निकल कितना मिलेगा आपको यहाँ से 100 मार्क्स का, और वहीं अगर नॉन टेक की बात की जाए तो नॉन टेक कितना मिलेगा आपको यहाँ से 100 मार्क्स का। तो सर ये मोटे मोटे तौर पे ये पैटर्न है, लेकिन वही बात है कि रास्ते अनेक है, लेकिन सबका रूट एक है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। सिलेबस जैसा आपने ब्रीफ किया, और बहुत आई थिंक बहुत बच्चों को अच्छे से ब्रीफ किया है आपने, और समझ भी पाए हैं वो कि कॉमन थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। एक ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एडिशनली इंडिया जीके पढ़नी पड़ रही है। हाँ, वो एडिशनल से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत बड़ी है नहीं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आपको राजस्थान जीके एडिशनल पढ़नी पड़ रही है। तो बस यहाँ नॉन टेक का पोर्शन जो है वो आपका एडिशनल रहेगा, और वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, नॉन टेक का मतलब मैं बच्चों को ये भी बता दूं सर कि नॉन टेक का मतलब ये नहीं है कि आपको यूपीएससी का नॉन टेक पढ़ना है। नॉन टेक का मतलब है कि जितना हमारे सिलेबस में कवर है सिर्फ उतना सा नॉन टेक पढ़ना है, बस ओनली। ज्यादा डिटेल का नॉन टेक हमारे काम भी नहीं आता सर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे जो है इस बात से घबरा जाते हैं कि इस एग्जाम का लेवल इतना है तो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इसको फाइट नहीं कर सकता सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम का लेवल आप लोगों के लिए होता है जो बंदा उस दौरान, क्योंकि एक आरपीएससी एई का जो सफर है वो बहुत लंबा है जी, तो लेवल जो है वो टफ हो जाना है अगर आप उस सफर में कंसिस्टेंट नहीं रहे तो जी। अगर आप कंसिस्टेंट है इस सफर में, जो भी है 3 साल से लेके और 5 साल का जो सफर है, ज्वाइनिंग तक का जो सफर है, रिक्रूटमेंट से लेके ज्वाइनिंग तक का जो सफर है, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं बीच में। पहले प्री देंगे, अब प्री के बाद में मेंस के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, मेंस जब आप देंगे तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और इंटरव्यू के बाद में आपका ज्वाइनिंग आएगा। उस बीच में कई जगह पर ऐसा होगा कि राजस्थान जेईई में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतने लंबे टाइम में आपके साथ राजस्थान जेईई 2 बार हो चुकी होगी। पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट ले लेगा सर। और जो एसएससी जेईई जो है वो एटलीस्ट आप 3 बार फाइट कर चुके होंगे जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्री के बाद में मेंस होगा वो हैम्पर होगा इन बातों से, क्योंकि आप अगर मान के चलें कि राजस्थान जेईई में सेलेक्ट हो गए या एसएससी जेईई में सेलेक्ट हो गए इस टाइम के दौरान, तो कंपटीशन का लेवल आपके लिए टफ तब है जब आपने पढ़ाई छोड़ दी है। अगर आप पढ़ाई नहीं छोड़ते, आपकी कहीं जॉब लगती है, बहुत अच्छी है, और ऐसा होना भी चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई ना छोड़ें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पढ़ाई छोड़ने वाली बात नहीं होती है। अब अगर हम इसके लेवल की बात करें तो लेवल इसलिए है, आरपीएससी एई आपके यहाँ पर देखे जाए तो आपका प्री होगा, प्री के बाद में इसमें मेंस है जी, और इसके बाद में इंटरव्यू है। ठीक है जी, आरपीएससी कहानी ये है। राजस्थान जेईई की बात की जाए तो ये सिंगल स्टेज है, इसमें आपका केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्री पेपर होता है और ये सिंगल स्टेज एग्जाम है। एसएससी जेईई की बात की जाए तो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव आपका प्री होगा और एक यहां पर मेंस होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो इजीएस्ट एग्जाम है वो है आपका राजस्थान जेईई जी। यहां पर सर अगर हम देखें, इनको कंपेयर करें इनके स्टेज ऑफ एग्जाम को, स्कीम ऑफ एग्जाम को, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान जेईई सबसे आसान यहां पर नजर आता है। देन आफ्टर एसएससी जेईई कहीं ना कहीं इसका कंपटीशन हाई है, क्योंकि पहली बात तो ये सेंट्रल इंडिया पैन इंडिया एग्जाम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर एग्जाम में बैठते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, तो उस हिसाब से ये काफी टफ हो जाता है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक लंबे दौरान में आपको कंसिस्टेंट आपको तैयारी करते रहना है, तो उस हिसाब से टफेस्ट एग्जाम बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपका मेंस भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पेपर लिखना है,
मेंस में भी सर यहाँ 4 पेपर 4 पेपर है, बिल्कुल सर। हिंदी का पेपर आपको लिखना है, जो हिंदी लैंग्वेज होती है उसका पेपर आपको लिखना है, Social उसके aspect लिखना साथ है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग लिखना है, और टेक्निकल के 2 पेपर पेपर आपको लिखने हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेंस यहाँ कितने पेपर हो गए? 4। मेंस नंबर ऑफ पेपर्स अगर देखा जाए तो 4 हो गए। एसएससी मेंस केवल 1 ही पेपर है। जी ऑब्जेक्टिव में आप कह ही रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव में आपके 2 पेपर होंगे, टेक्निकल और जी नॉन टेक्निकल। जी। अब अगर यहाँ पे जैसे आपने पेपर बताया, अगर हम पेपर को यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि जैसे जितनों को आपने बताया कि पेपर किसमें नंबर ऑफ पेपर टोटल कितने हैं। आरपीसीआई में अगर बात की जाए यहाँ पे तो प्रीलिम्स में कितने पेपर होंगे आपके सर? 2। टोटल 2 पेपर है। वहीं अगर बात करें मेंस की तो मेंस में कितने पेपर आपके पास यहाँ पे? 4। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो टोटल 6 पेपर होते हैं आरपीएससी में। जब आप इन 6 पेपर को फाइट करते हैं उसके बाद इंटरव्यू में फाइट करने के बाद आप कहाँ पहुंचते हैं? असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे। वही अगर बात करें आरएसएसबी जेई में तो आरएसएसबी जेई में केवल और केवल कितना पेपर होता है भाई? केवल 1 पेपर होता है। जबकि अगर बात करें एसएससी जेई में तो एसएससी जेई में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 + 1 यानी 2 पेपर होंगे, जहां पे एक प्रीलिम्स का होगा और एक क्या होगा आपका? मेंस का होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम लेवल की तो आप खुद एक बार अंदाजा लगा लीजिए कि किसका एग्जाम लेवल ज्यादा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी करें जहां पे एक एग्जाम की तैयारी करने के बाद आने वाले साल भर या 6 महीने में जितने भी 3-4 एग्जाम सारे निकल जाए, तो आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए क्या आप केवल आरएसएसबी जेई से एसएससी जेई निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक पेपर एक्स्ट्रा है। क्या आप एसएससी जेई को पढ़ के आरपीएससी निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां से 4 पेपर एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर मैं इस हायरार्की को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं कि सबसे पहले मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूं आरपीएससी की, तो आरपीएससी में मैं इतना पढ़ लूंगा कि प्रीलिम्स यानी टेक्निकल में आप प्रीलिम्स पढ़ो, प्रीलिम्स में टेक्निकल पढ़ोगे, उसके बाद जब मेंस का पढ़ोगे तो फिर आप टेक्निकल पढ़ोगे। तो टेक्निकल आप पूरे के पूरे हर साल पढ़ते रहोगे। जो भी आपका 3 साल का प्रोसेस है पूरे के पूरे साल में आप क्या पढ़ोगे? टेक्निकल पढ़ोगे। यानी टेक्निकल की तैयारी आपकी कम से कम 3 बार हो चुकी होगी। उस टेक्निकल के बेसिस पे आप आरएसएसबी जेई का टेक्निकल फाइट करेंगे और उसके साथ साथ जो यहाँ नॉन टेक काम है उसके नॉन टेक के बेस पे क्या करेंगे? आरएसएसबी जेई का फाइट करेंगे। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेक्निकल काम आई उसके बेस पे आप एसएससी जेई का प्रीलिम्स निकालेंगे और प्रीलिम्स में थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ेगा राजस्थान जीके। लेकिन माय डियर, जब मेंस की बात आएगी सर तो मेंस केवल और केवल आरपीएससी एई ही जितना आपने आरपीएससी एई के मेंस में पढ़ा था उसका 1/3 सेक्शन ही आपका एसएससी जेई मेंस में आता है। क्योंकि सर मुझे आपकी एक बात याद है कि अगर तुम प्रीलिम्स निकाल लाओ तो मेंस में निकला दूंगा, ऐसा सर कहते हैं। क्योंकि रीजन इसके पीछे क्या है कि सर को पता है कि कौन से एरिया को एग्जामिनर टच करेगा, किस तरह के सवालों को टच करेगा, कैसे सवाल वहां से आते हैं, क्या लेवल रहता है। एसएससी जेई को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। हालांकि जॉनटेक ने तो 2018 में आरपीएससी एई मेंस को भी प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि उस वक्त जो हमारा स्टडी मटेरियल था, जो बुक्स आई थी, उन बुक्स के अंदर सेम बिल्कुल हूबहू वही सवाल सिर्फ थोड़े से डेटा चेंज के साथ मिले थे। आरपीएससी एई में मुझे याद है सर जब करण सर ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी तो फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल जो बच्चों को क्लास में कराया था वो एज इट इज आरपीएससी एई में आया था। बिल्कुल रैपिड सैंड फिल्टर का डिजाइन कराया था मैंने खुद, वो एज इट इज आया था सर। बिल्कुल। देखो यहाँ पर इंडिविजुअल फैकल्टी ने जो अप्रोच फॉलो की थी उनको पता है कि हमारी सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। आपने सॉम पढ़ाई थी, सॉम में आपको बिल्कुल पता है कि क्या आने वाला था, क्या आपने यहाँ बताया था, तो वो सारे क्वेश्चंस जो थे रिपीट हुए थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक अच्छा कंटेंट फॉलो करके बच्चों तक डिलीवर करते हैं, उन तक कन्वे करते हैं, तो नो डाउट डेफिनेटली वहाँ पर बच्चों को रिजल्ट अच्छे मिलने वाले। अब मेहनत करने वाला उस अपॉर्चुनिटी को भुना जाता है और एलिगेशन लगाने वाला वो टीचर्स को, कोचिंग्स को या दूसरे लोगों को एलिगेशन लगाता रहे। एलिगेशन से याद है सर, एलिगेशन तो ये भी लगते हैं कि सर एक ही वैकेंसी है या फिर 2 ही वैकेंसी है। फिर मैं तो कहूँ सर 500 वैकेंसी आने के बाद बच्चा बोलता है वैकेंसी कमाइए। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एक बच्चा 500 वैकेंसी पे बैठेगा या एक पे बैठेगा, एक चाहिए कि 500 चाहिए। अच्छा सर, जब 500 वैकेंसी आती है तब जो जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता तब भी नहीं होता, तब भी नहीं होता, एक आती है तब भी नहीं होना, तब तो भी तब नहीं तो होता। रही नहीं है। हाँ जी सर। तो ये एक आपकी रही बात कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपका माइंड मेकअप क्या है, आप किस तरह की सराउंडिंग में रहते हैं। वो सराउंडिंग आपको केवल इतना ही सिखा पाएगी। पॉजिटिव सराउंडिंग आपको अच्छे एक गोल तक पहुंचाएगी और नेगेटिव सराउंडिंग जो है केवल लोगों के कमियां ढूंढना, लोगों में क्या कमियां हैं। देखो परफेक्ट कुछ भी नहीं है, कमियां होती हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करके आप उस पर क्रिटिसाइज करेंगे तो डेफिनेटली बात है इस बात का जो असर रहेगा आप पे ही रहेगा। ये सराउंडिंग पे ध्यान ना दें और जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसके साथ में तैयारी में लग जाइए। हम बार बार तैयारी के लिए इसीलिए बोल रहे हैं
हमें पता है सर कि यहाँ पर जो बच्चे 100 बच्चे अगर सुन रहे हैं तो 95% स्टूडेंट्स पर ये इस बात का इम्पैक्ट आएगा कि सर यहाँ पर बोल रहे हैं हमें तैयारी करने में लग जाना चाहिए। तैयारी शुरू करनी चाहिए सर, जितना जल्दी कर सकते हो करो, क्योंकि भाई ऑलरेडी तुम लोग बहुत लेट हो। कुछ बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इवन सर कुछ बच्चे 2018 से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उन बच्चों को कैसे कॉम्पीट करेंगे, इसका मुझे जवाब दीजिए। और अगर मुझे जवाब नहीं दे रही तो खुद को जवाब दीजिए, और खुद को जवाब नहीं दे रही तो फाइंड आउट करिए। आप फाइंड आउट करिए, हमसे मिलकर फाइंड आउट करिए, चीजों को फाइंड आउट करिए, सॉल्यूशन निकालिए कुछ ना कुछ। कुल मिला के मैं तो कहूँ सर, अगर ये वैकेंसी इस बार निकल गई तो बच्चा क्या, कुछ नहीं बचेगा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं और बढ़ जाता है बच्चों के लिए। जी सर, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, दैट इज जॉब प्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके लिए बहुत मैटर करता है सर। यहाँ जॉब प्रोफाइल जो है हर एक वैकेंसी का अलग है, बिल्कुल अलग है। हालांकि ये बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंटल वाइज काम सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जॉब प्रोफाइल एक दूसरे नजरिए से भी देखा जाता है, कौन से डिपार्टमेंट में हो, लाइक दैट। हाँ लाइक दैट, और कहां पर हो। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसी को मैं साथ में ले लेता हूं, एक है कैरियर ग्रोथ और एक है आपका जॉब प्रोफाइल। अभी केवल हम जॉब प्रोफाइल पे फोकस करेंगे, कैरियर ग्रोथ क्या रहेगी इन डिपार्टमेंट्स में उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सर यहाँ आरपीएससी की जो प्रोफाइल है, राजस्थान जेई की प्रोफाइल है और एसएससी जेई की प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं डिवीजन सारे सेम है। आपको पीडब्ल्यूडी में काम करना है जी, तो पीडब्ल्यूडी यहाँ पे भी है, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे भी है और पीडब्ल्यूडी यहाँ पे भी है, बिल्कुल पीडब्ल्यूडी हो गया जी। इसके साथ साथ आप पीएचडी में काम करते हैं तो पीएचडी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, और कहीं ना कहीं इन जगहों पर भी आपको नाम बदल के आगे वाला डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो सर जॉब प्रोफाइल जो वर्क प्रोफाइल है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो घबराने वाली बात है नहीं कि आपको इंडिविजुअल चॉइस निकाल के लानी है कि नहीं मुझे तो सर्टेनली इसी डिपार्टमेंट में काम करना है, तो वो सारे डिपार्टमेंट इन वैकेंसीज में इंक्लूड होते हैं। यहाँ उस जॉब प्रोफाइल को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। जी सर, जो भी बच्चा, आप किसी भी टॉपर को उठा के देख लीजिए जिसकी फर्स्ट रैंक आती है किसी भी एग्जाम में, जॉन टेक से मैं जितने भी टॉपर से मिला हूँ आज तक किसी भी टॉपर्स को ऐसा नहीं था कि उसको पहले से पता हो कि मैं टॉप करूंगा। बिल्कुल पता किसी को नहीं होता है सर, पता किसी को भी नहीं होता है, सिर्फ उनको ये पता होता है कि मुझे मेहनत करनी है, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार थोड़ी कमी रह गई है या फिर मेरे मन में कास आ जाए। जब भी मैं अपने आप से सवाल करूं क्या मैंने अपना 100% दिया है, तो आपके मन से डबल आवाज आनी चाहिए, यस तुमने अपना 100% दिया है, मस्त रहो, कूल रहो। लेकिन समस्या यहाँ पर तब आती है जब आप कभी जो बच्चे गलती से या किसी वजह से पास हो जाते हैं, फिर बाद में बड़ी समस्या होती है कि सर बीआरओ मिल गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जॉब लग गई, जॉब छोड़ नहीं सकते, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट जाने के लिए पढ़ नहीं सकते। तो वहां पर उनका पूरा जीवन इस डिलेमा में निकलता है कि क्या मैं दोबारा तैयारी शुरू करूं, क्या मैं डिपार्टमेंट छोड़ दूं, क्या मैं दोबारा तैयारी शुरू करूं, क्या मैं डिपार्टमेंट छोड़ दूं। बिल्कुल। तो वहां पे बहुत बड़ा उनके लिए संघर्ष डबल हो जाता है कि जब जॉब नहीं लगती है तो उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन जॉब लगने के बाद उनका रास्ता ये है कि इस डिपार्टमेंट को छोड़ के इसमें जाना है और तैयारी दोबारा शुरू करनी है, काम भी करना है, तो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है भाई। तो कोशिश ये करें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम के टॉप डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं तो अपनी तैयारी फुल में से फुल को शुरू करें। कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें आरपीएससी का प्रीलिम्स या फिर मेंस की बात करो, प्रीलिम्स मैंने कहा कि भाई प्रीलिम्स आपका 400 मार्क्स का है, तो 400 में से 400 की तैयारी सोच के शुरू करें। हम भी जानते हैं कि इनके 400 नहीं आने वाले, लेकिन जब आप 400 की तैयारी शुरू करेंगे तो आप कितने आएंगे, हो सकता है आप एग्जाम के टॉपर बन जाए, हो सकता है आप उस एग्जाम के टॉपर बन जाए, आपकी रैंक बनाए। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। आरएसएस में जेईई में अगर 120 नंबर का पेपर होता है सर, तो आप ये सोचिए कि मुझे 120 नंबर ही लेके आने हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे 120 में से 120 लाने हैं, आएंगे नहीं, लेकिन आपका माइंड सेट, जैसा हरिओम सर ने बताया कि आपका माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माइंड सेट आपको कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, और यही माइंड सेट है जो एक टॉपर को टॉपर बनाता है सर। बिल्कुल सर, आपने जैसा कहा इसका एक बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी एक अपना बच्चा है, कुछ साल पहले, वो 1 साल पहले या 2 साल पहले वो सेलेक्ट हुआ है और बीआरओ उसको डिपार्टमेंट मिला है। देखो मेच्योरिटी का ये अंतर आता है सर, यहाँ मेच्योरिटी की बात हो रही है कि जॉब प्रोफाइल तो समझ लिए बच्चों ने कि हर तरह का डिपार्टमेंट अवेलेबल है, राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें आपको राजस्थान में जॉब करनी है, और एसएससी जहाँ से आप लगेंगे वहाँ आपको पैन इंडिया सर्व करना है। इवन आपको यहाँ से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ की जो जॉब होती है उसमें आपको बॉर्डर्स पे काम करना होता है। तो वो स्टूडेंट जो है, नाम नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियल है, वो स्टूडेंट यहाँ पर पहले बीआरओ में लगा और उसके बाद में उसका कॉल आया सर कि सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली है कि आरपीएससी एई की जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। अब ये मेच्योरिटी होती है, उसको पता है कि यहाँ पर जॉब करना बहुत टिपिकल है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जॉब कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही हैं, उसके साथ साथ फैमिली से भी बहुत दूर है, सिंगल बच्चा है वो उस फैमिली का, तो वो
भी सिकनेस रहती है, होम सिकनेस रहती है, बच्चों को पेरेंट्स को भी परेशानी होती है कि हमारा बच्चा इतनी दूर चला गया। जॉब तो है, जॉब तो चाहिए, लेकिन जॉब के साथ में इतना बड़ा सेक्रीफाइस मतलब आप एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है। अभी केवल एक जॉब की बात करना है कि मुझे तो जॉब लगना है, कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद में ऑन फील्ड आप काम करें और मान के चलो कि उस बच्चे को इसके सामने अभी आरपीएससी एई है, जब उसको पता है कि मैंने बीआरओ क्रैक कर लिया है तो मैं आरपीएससी एई भी क्रैक कर लूंगा। लेट्स सपोज कि वैकेंसीज नहीं आती हैं, अब वो उसको सामने कोई भी टारगेट नहीं है तो वो जिंदगी भर बीआरओ में जॉब करेगा, करना पड़ेगा। तो इसी बात के लिए सर ने जैसा कहा, जितनी मजबूरी से सर ने यहाँ पर कहा है कि करना पड़ेगा, सोचो आपको ऑन फील्ड ये करना पड़ रहा है, दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर। अब अगर आप ये मान के चलिए कि आपके सामने सारी वैकेंसीज हैं, वो बच्चा यहाँ से रिजाइन दे चुका है, वो आरपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है जॉन टैग से, तो अब अगर मान के चलिए सर कि अगर आपके सामने वैकेंसीज हैं तो आप क्या करेंगे? सर वैकेंसी अगर मैं है तो डेफिनेटली मैं तैयारी करना चाहूंगा कि कम से कम जिस पोस्ट से मैं छोड़ गया उससे ऊपर तो जाऊं, कम से कम जो स्ट्रगल मैंने छोड़ा है पहले वो वापस ना देखना पड़े। पता लगे मैं राजस्थान में भी ऐसे बिल्कुल बहुत रिमोट एरियाज में चला गया तो कहीं ना कहीं वही चीज वापस मेरे सामने आ गई है, तो कोशिश ये करूंगा मैं एज ए स्टूडेंट कि मैं सबसे हायर डिपार्टमेंट की तैयारी करूं और जो चीज मैंने छोड़ी है उससे कुछ अच्छा पाऊं लाइफ में। और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका बढ़ता है, जब आप एक बार सेलेक्ट होते हैं तो आप में वो हिम्मत आ जाती है कि मैंने एक बार कर लिया है तो मैं दोबारा भी कर दूंगा। तो न्यू कमर्स आपको ऐसे स्टूडेंट्स का भी सामना करना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा हॉट ब्लडेड होंगे, बिल्कुल वो ऐसे फाइट करेंगे जैसे उनकी आखिरी लड़ाई, करोड़ मरो वाला सीन है सर उनके लिए तो बिल्कुल, क्योंकि वो जॉब छोड़ चुके हैं। जी। वो बिल्कुल जॉब छोड़ चुके हैं तो उनपे बंदूक लगी हुई है उनकी कनपट्टी पे। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कैरियर ग्रोथ। जी सर, इसको एक बार सर और ब्रीफ कर लेते हैं। आरपीएससी एई में प्रमोशन काफी फ्रीक्वेंटली होते हैं सर, यहाँ पर टाइम एक तरह से कह सकते हैं कि आपके 3 से 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। जी सर। जैसे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे 3 से 5 साल में, आपकी परफॉर्मेंस आपकी रैंक अच्छी रही तो। उसके साथ साथ जो राजस्थान जेई है इसमें भी प्रमोशन जो है आपके नेक्स्ट बैच के अकॉर्डिंग प्रमोशन हो जाता है, थोड़ा स्लो है बट ठीक है हो जाता है। लेकिन एसएससी जेई में काफी हद तक स्लो है। यहाँ 10 साल तक भी आप सीपीडब्ल्यूडी में रहेंगे, हाँ 10 साल तक भी आप एमईएस में रहेंगे, आपका प्रमोशन होता ही नहीं है। आप जेई से लगते हैं और उसको एई में बनने में बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है सर कई बार तो बच्चा सिर्फ एई बन के रिटायर्ड हो जाता है। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो स्टक है, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि यहाँ कन्फाइंड है, टाइम लगता है, 10 साल भी लग सकती है, 11 साल भी लग सकती है। आपका सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ इन सब में प्रमोशन थोड़े लेट होते हैं। बाकी इन दोनों जगहों पर आपको प्रमोशन जो है 3 से 5 साल में एक बार देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इनका कैरियर ग्रोथ है। और आपको और पे स्केल की बात की जाए, ये स्टेट वाइज है और ये सेंट्रल वाइज है, तो थोड़े बहुत अलाउंसेस के भी अंतर आते हैं। और सर मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और, जैसे कुछ बच्चे जो है या फिर कुछ लोग इसको डायरेक्ट कैरियर ग्रोथ को पैसों से आंक लेते हैं, तो मैं कैरियर ग्रोथ को सिर्फ पैसों से भी नहीं आंक रहा हूँ। कैरियर ग्रोथ का मतलब है कि आप अपनों के बीच रहें, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ रहें, अपने माँ बाप की सेवा कर पाएँ, सुख दुख में अपनों के काम आ पाएँ, और सबसे बड़ी बात है कि अपने घर पे रहें। कहते हैं कि सर एक आईपीएस ऑफिसर भी है, राजस्थान कैडर से है और उसको केरला कैडर मिल जाता है, तो वहाँ पर वो अपने आप को आईपीएस फील नहीं करता है, अपने घर वालों को आईपीएस फील नहीं करा पाता। लेकिन अगर एक जूनियर इंजीनियर है और वो अगर दौसा से है और उसकी पोस्टिंग अगर दौसा मिल जाए तो फिर वो अपने आप में एक आईपीएस ही होता है भाई। हाँ बिल्कुल, आईपीएस तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भी कैरियर ग्रोथ ही बोलते हैं। आप बॉर्डर पे जाके लाखों रुपए कमाएं या फिर आप घर पे रह के हज़ारों रुपए कमाएं तो वो लगभग बराबर ही है, क्योंकि ले दे के आपकी फैमिली सेक्रीफाई करती है आपसे मिलने के लिए, आपके बच्चे सेक्रीफाई करते हैं आपसे मिलने के लिए। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा, वो भी सर कैरियर ग्रोथ का हिस्सा है। बिल्कुल ग्रोथ है, राजस्थान वालों में ज्यादा है सर। आपका मेंटल ग्रोथ भी तो कैरियर ग्रोथ ही है। आप मेंटली जितना स्टेबल रहेंगे, और मेंटली स्टेबल आदमी तब रहता है जब वो अपनी फैमिली के पास हो पाता है। मोरल सपोर्ट जितना रहता है फैमिली का है, बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जब आप नए नए फील्ड में जाते हैं, नए नए डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आप वहाँ के सिस्टम को समझ नहीं पाते, वहाँ की डिप्लोमेसी को समझ नहीं पाते, तो उस केस में आपकी जो फैमिली है वो आपका मोरल सपोर्ट रहती है, और कहीं ना कहीं वो मोरल सपोर्ट आपका मेंटल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ आपका कैरियर ग्रोथ है। दिस इज द ऑल अबाउट दिस थिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब लोकेशन, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट आवर वीडियो। तो सर एक बार जॉब लोकेशन हम बार बार बोल ही रहे बता चुके हैं सर, राजस्थान वाले में आप राजस्थान में रहेंगे, बाहर वाले में आप बाहर रहेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बाहर वाले में आप राजस्थान में भी रह सकते हैं, लेकिन बाहर रहना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सिंपल सा है। कुल मिला के ये है कि आप अपने घर के कितने नजदीक है वही आपकी जॉब लोकेशन है, और जितना दूर है वही आपकी जॉब लोकेशन है। तो डेफिनेटली सब कुछ या सारे प्रोसेस सिर्फ चांसेस पे चलते हैं, उम्मीदों पे चलते हैं, होप पे चलते हैं।
एसएससी जेई में आपके पास उम्मीद बहुत कम है, होप बहुत कम है, जबकि आरएसएसबी जेई आरपीएस जेई में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप अपने घर के इर्द गिर्द रहें, अपनों के आसपास रहें, अपने दोस्तों के, अपने प्यार के, अपने परिवार के आसपास रहें। बहुत चांसेस, जबकि एसएससी जेई में चांसेस कम है सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप इस वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो हमने आपके एडवर्टीजमेंट से बात स्टार्ट की थी और आपके फाइनल आपके जो आप ज्वाइनिंग तक की बात की है। एक सफ़र था ये वीडियो एक्चुअली कि आपको क्या करना, किस तरह से चलना है। तो गाइज ये था इस वीडियो का कंक्लूजन, और सर आपको एक जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो देंगे, आप उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा प्लीज। देखिए क्लोजिंग स्टेटमेंट तो मैं क्या दे सकता हूँ, बाकी बात यही है कि जितना भी इस वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर इस वीडियो से इसको अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं और उसमें से एक बच्चा भी बेनिफिट लेता है इसका, तो ये मान के चलिए कि इस वीडियो को बनाने का औचित्य जो है पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप खुद पे बिलीव रखें और हमेशा ऊंचा सोचें, हमेशा ऊंचा चले, हमेशा आप बहुत दूर की सोचें। वो एक स्टेटमेंट है सर जो कि आपने शायद मुझे बताया था कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो फिर चांद की बात करो, सितारों की क्या बात करना है। क्योंकि जब आप चांद के लिए छलांग लगाएंगे तो हो सकता है आपको चांद ना मिले, लेकिन जब गिरोगे तो अपने आप को सितारों में तो पाओगे कम से कम। तो डेफिनेटली वही चीज़ आपकी यहाँ पे है कि जब आप आरपीएससी एई के लिए एफर्ट करोगे तो मैं तो चाहूँगा, सर हम चाहेंगे, हम सब पूरी टीम चाहेंगे कि आपका आरपीएससी एई में सिलेक्शन हो और आप असिस्टेंट इंजीनियर नाम के आगे लगाएं कि राजस्थान सरकार एईएन नाम आपका, ठीक है, आपकी गाड़ी पे लिखा हो राजस्थान सरकार असिस्टेंट इंजीनियर। मैं तो चाहूँगा ये चीज़ हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते ये नहीं होता है तो कम से कम आप आरएसएसबी जेई में अटके, ये भी नहीं होता है तो आप एसएससी जेई में अटके, ये भी नहीं होता है तो आप डीडीए जेई में अटके, ये भी नहीं होता है तो आरआरबी जेई में अटके, ये भी नहीं होता है तो जेडीए में अटके। अब कितना नहीं कराओगे भाई, कुछ तो हो ही जाएगा। तो यही है, खुद पे विश्वास रखें और बिलीव रखें और बिल्कुल हौसलों के साथ ज्वाइन करें। आप जोनटेक ऑफलाइन बैचेज चालू है, ऑनलाइन बैचेज चालू है, आरपीएससी एई के बैच चालू है। कब से? आरपीएससी एई के स्टडी मटेरियल कंटिन्यूसली काम हो रहा है उस पर, बहुत जल्दी आपको आरपीएससी एई के स्टडी मटेरियल भी आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी, आरएसएसबी जेई की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और जो कि आपको पता है। आप तैयारी जब करनी है तो फिर उसको जल्दी शुरू करें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप 1 महीने बाद शुरू करेंगे तो भी आपकी वही बात आएगी, 2 महीने बाद शुरू करेंगे तो भी वही बात आएगी। तो कोशिश करें सर कि जितना जल्दी आप मैदान में उतर सकें उतना जल्दी उतरे, क्योंकि शुरू में जब मैदान में उतरोगे तो गिरोगे तो लगोगे तो वापस खड़े होगे, तो कम से कम 1 महीने तो आप खड़े होना सीखोगे कि अरे यार ये चल क्या रहा है, इस तरह से फाइट करते हैं कि ओके इतने सारे लोग हैं, कैसे मुझे फाइट करना है, आप सीखोगे। तो उसके बाद थोड़ा वक्त मिल जाता है, बस यही है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से शुरू करें बस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।